हेलो। 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 बोल रहे थे कि 5 मिनट वेट कर लेते हैं हम और लोग, देखते हैं कितने लोग आ पाते हैं आज क्लास के लिए, क्योंकि नेटवर्क इश्यू तो थोड़ा है ही बारिश की वजह से। ठीक है। मैम डॉस ही होगा। ऑफिस होगा।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एमएस ऑफिस का पार्ट, एमएस एक्सेल। देखिए, एमएस एक्सेल का यूज बेसिकली होता है ना, ऑफिशियल जो एप्लीकेशंस होते हैं उन सॉरी ये यूज होता है। जैसे कि अगर हमें किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, आप अपना अकाउंट रिकॉर्ड करके रखना है, अकाउंट देखिए एमएस एक्सेल नेक्स्ट है हम लोग का। एमएस एक्सेल क्या है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है, ब्लैंक पेज नहीं देता है। ये कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम्स का, ठीक है मैम जिसमें बहुत स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सॉरी ओके। जो हमारा एमएस एक्सेल है ये कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम्स का, और रो और कॉलम्स जहाँ मिलते हैं उनको हम लोग से कहते हैं, यानी कि ये जितने आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना रेक्टेंगल, ये इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये आपका सारा कॉलम्स हो गया और ये आपका रो है। ओके, तो बेसिकली हम लोग जैसे कि देख रहे थे, स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं एमएस वर्ड का हम लोग क्यों यूज करते थे। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता था तो हम क्या करते थे, एमएस वर्ड का यूज करते थे। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, मीन्स कि अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है इन विजिबल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में, एनिमेटेड मूवी टाइप का, तो उस समय हम क्या करते थे कि पीपीटी को यूज करते थे, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट है आपका एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल हम लोग क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए कि किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रिकॉर्ड है, किसी भी तरीके का रिकॉर्ड हो सकता है, वो डेटा रिकॉर्ड हो सकता है, अकाउंट रिकॉर्ड हो सकता है, और आपका इन्वेंट्री इन्वेंट्री रिकॉर्ड, कुछ भी आपका हो सकता है वो। तो उसको हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं,
जैसे कि अगर हम मैनुअली बात करें कि अगर हम मैनुअली कोई वर्क कर रहे हैं, अगर हमें पेन पेपर दे दिया जाए और इसमें बोला जाए कि आपके पास एक इन्वेंट्री है, आप उसको मैनेज करो, या फिर आपको बोला जाए कि आप अपने क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करो, तो आप कैसे करोगे? नॉर्मली आप पेज पे बनाओगे रो एंड कॉलम्स, यानी कि एक टेबल का फॉर्मेशन करोगे। टेबल के फॉर्मेशन के बाद सारे स्टूडेंट के लिए हम लोग नेम हेडिंग डालेंगे, उसका रोल नंबर लिखेंगे, किस सब उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सारा कुछ हम लिखते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसके नीचे में जो भी स्टूडेंट का डिटेल है वो डिटेल फिल करते जाते हैं। ठीक, तो उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि हमें कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है सॉफ्ट कॉपी में, तो हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन सारे रिकॉर्ड को हम लोग एमएस वर्ड में नहीं कर सकते, एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या दिया गया है कि पहला तो कि अगर हम एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं तो हमें एक टेबल क्रिएट करके उस टेबल के अंदर में सारे डेटास को रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, एक टेबल का फॉर्मेशन पहले से हमको करके दिया गया है, रो एंड कॉलम्स हमें दिए गए हैं, उसमें इजिली हम सारे डेटा को क्या कर सकते हैं कि रख सकते हैं। दूसरा क्या है एमएस एक्सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें जितने भी टाइप्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उन सारे कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका सम, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, किसी भी तरीके का कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। कैलकुलेशन मीन्स क्या, अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स के फॉर्मूला को हम लोग यहाँ सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, या तना होनी कह रहा मैं करी हो बनू माइक कौन ऑन कर दिया? 1 मिनट म्यूट करने के लिए माइक ऑफ करो। हम ही कर दे रहे हैं। प्रभात ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन मींस कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई हमें फॉर्मूला सॉल्व करना है तो उस टाइप के फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म और फॉर्मूला को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि जैसे कि अगर हम इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री में हम क्या रखेंगे, इन्वेंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट रखेंगे, कितना प्रोडक्ट मेरे पास है या फिर कितना प्रोडक्ट मेरे पास आने वाला है या फिर कितना प्रोडक्ट हमें अभी चाहिए, इन सारे के रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हमने 10 आइटम रखा हुआ है और हमें चेक करना है कि मान लीजिए कि मेरे पास हमने रखा है पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इन टाइप के 10 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, 10 के क्वांटिटीज हमने लिख दिया है और उन क्वांटिटीज को हमें चेक करना है कि हर प्रोडक्ट का कितना कितना क्वांटिटी हमने करके रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, या फिर ऐसा हम कुछ चेक कर सकते हैं कि मेरे पास टोटल स्टॉक हमने कितना रखा था और अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम दोनों के बीच में माइनस कराएंगे। तो एमएस एक्सेल क्या करता है ना कि बहुत ही इजी वे में इन सारे टास्क को हमको परफॉर्म कराने का फैसिलिटी देता है। हमें मैनुअल हमें यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, मीन्स की ऐड करेंगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई एक वैल्यू रखा हुआ है इस वाले सेल में, ठीक है, सेल ई में, और एक वैल्यू है सेल एफ में। अब इन दोनों सेल्स के वैल्यूज को, यानी कि उसके अंदर में जो डेटा रखा हुआ है उन दोनों डेटा के बीच में हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन या एवरेज किसी भी टाइप का। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस नेक्स्ट वाले सेल में जाते हैं, जिस भी सेल में आपको उसका रिजल्ट चाहिए उस वाले सेल में जाकर के हम एक यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम। जैसे ही देखिए हम लोग सम लिखते हैं तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होता है और उसमें उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं वो सारा फंक्शंस आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए, ये सेल, ठीक है, सम करना है, कॉमा, और ये सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर दे रहे हैं, इंटर। 0 दिखाया, क्यों 0 दिखाया, क्योंकि इन दोनों सेल में कोई वैल्यू नहीं था। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 5 और ये आपका हो गया 6।
देखिए जैसे ही पहले हम क्या किए थे कि पहले हम फॉर्मूला पुट किए, देन हम क्या किए कि दोनों सेल में वैल्यू डाले, तो ये खुद ब खुद अपने आप को ऑटो अपडेट कर लेता है। मीन्स कि अगर हम फॉर्मूला डाल के भी अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स कि कुछ डेटा डाल रहे हैं या कुछ डेटा निकाल रहे हैं, तो वो खुद ब खुद अपने आप को वो ऑटो जनरेट करता रहता है। मीन्स कि ऑटो अपडेट वो अपने आप को कर रहा है। मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से 5 को हटा देते हैं, 5 को हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। अब इस वाले सेल पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए 6 का 6 दिखा रहा है, यानी कि 0+6। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरीके के मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम लोग इसके यूज से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने एक वर्क दिया गया जिसमें हमें बोला गया कि एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे दिया गया, सारे का मार्किंग दे दिया गया, मार्किंग प्रोसीजर बता दिया गया कि मीन्स की 10 अगर 100 मार्क्स का मेरे पास स्कोर है, मीन्स 100 मार्क्स में से आउट ऑफ कितने आए हैं, इतने आए हैं तो वो बच्चे पास है। जैसे कि अच्छा आप लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे कि हम लोग कंडीशंस बनाते हैं, इफ नाम का कंडीशन आता है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में भी आता है, यहाँ पे भी यूज होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कंडीशन चेक करते हैं, ऊपर से नीचे तक चेक करते आएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स के बीच को क्या उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जो मेरा मेन मार्क्स है, यानी कि मान लीजिए कि हमने परसेंटेज दिया है 90 नंबर का कि 90 वाले ए ग्रेड में आएंगे, 80 वाले बी ग्रेड में आएंगे, 70 वाले सी ग्रेड में आएंगे। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि हम चेक करते हैं परसेंटेज उसका निकाल के पहले स्टोर करके रखे रहते हैं। उसके बाद हम उसे चेक करते हैं कि क्या ये जो परसेंटेज है मेरे पास वो 90 से बराबर है या नहीं है। अगर है तो वो बच्चे सारे कहाँ पे आएंगे, ए वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग अभी करके देखेंगे। और एक्सेल का जो आप लोग का क्लास है वो थोड़ा लंबा चलेगा, मीन्स की एमएस वर्ड और एमएस सॉरी पीपीटी से दोनों कंपैरिजन में ये थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे, उन सारे को हम लोग करके देखेंगे कैसे काम होता है, चार्ट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, पाइवोट टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, कुछ बेसिक्स बता देते हैं अभी, पहले आज तो पहला दिन है तो देखिए इसमें आपके रो एंड कॉलम्स का हम बोले क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने ये दिख रहे हैं ना इतने ही रो एंड कॉलम्स है, अगर इतने ही रो एंड कॉलम्स रहेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम कैसे स्टोर करा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रोज दिए रहते हैं और कॉलम्स दिए होते हैं। अप्रॉक्स आपका रो कुछ 1000 में होता है, कॉलम्स 16,000 के अप्रॉक्स आपका कॉलम्स होता है, ये कॉलम्स। और ये जो कॉलम्स के नेम होते हैं ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होते हैं, मीन्स कि ABCD करके ही होंगे। और रो के जितने भी नेम है ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही रहते हैं, जिसमें से आपका कॉलम टोटल कॉलम MS एक्सेल में अभी तक के हायर जितने भी वर्जन हैं सारे वर्जन में अप्रॉक्स 16,000 के लगभग है, 16 समथिंग है, 16,000 एग्जैक्ट 16,300 है शायद। अच्छा एक मिनट चेक करके बता देते हैं। 16,384 आपके टोटल क्या है, कॉलम्स है। और रोज कितने हैं, अप्रॉक्स 10 लाख के लगभग में है आपके कॉलम्स। तो जैसे जैसे ये जो स्क्रॉल ये डाउन है, स्क्रॉल ये है, इसको हम क्या करेंगे ना कि ये दिख रहा है हमें कि 617 तक यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे O तक दिख रहा है। इसको हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना ये खुद ब खुद एक्सपैंड होता जाएगा। देखिए ये छोटा होता जा रहा है, जो हमारा कर्सर है हम इसको बढ़ाते जाएंगे ये खुद ब खुद छोटा होता जाएगा। देखिए यहाँ पे भी यही रूल फॉलो कर रहा है। ये वाला रूल आपको हम पेज नंबर के टाइम पे बताए होंगे, जब हम लोग पेज नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते थे, ऐसा कुछ बताए थे ना कि जब वो पेज क्रिएट करता है तो ए के साथ पूरा करेगा, फिर बी के साथ पूरा करेगा। तो सेम प्रोसीजर ये यहाँ भी फॉलो करा रहा है। जैसे जैसे आप या इसको आगे बढ़ाते जाइएगा तो ये क्या करेगा कि आपको जो स्क्रॉल बटन है वो छोटा होता जाएगा, लास्ट में आने के लिए छोटा सा लाइन की तरफ बन जाएगा। इसी तरह में भी है, जैसे जैसे इसको हम क्लिक करते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कटती हुई के कारण बारिश हो रही है ना।
इसमें भी बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रिव्यू एंड व्यू। ये सारे टैब्स क्या हैं, जैसे हमारा पीपीटी में था, एमएस वर्ड में था, सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे। होम टैब क्या करेगा, होम टैब फॉन्ट से रिलेटेड वर्क को कराएगा, अलाइनमेंट रिलेटेड वर्क को कराएगा। हाँ, साउंड क्लियर नहीं है, बोल तो रहे हैं ना, कुछ नेटवर्क इशू है, उस कारण से आवाज क्लियर नहीं जा पा रहा है। होम टैब में देखिए आपका फॉन्ट और अलाइनमेंट ये तो पहले की तरह ही है, जैसे हमारा एमएस वर्ड में दिया गया था। नया इसमें क्या दिया गया है, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग। ठीक है, तो नंबर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा सेल है, ये सेल ए, सॉरी जो भी है, इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे कॉलम में जो भी डेटा हम एंट्री करेंगे, उस डेटा का फॉर्मेट हमें क्या रखना है, मीन्स कि किस तरीके का डेटा वो ट्रीट करे। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या चाहते हैं कि इसमें आपका करेंसी आए, ठीक है, मीन्स कि जितने भी हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो करेंसी के फॉर्मेट में लिखे, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, कि इसको चेंज कर सकते हैं। हमने क्या कर लिया, अकाउंटिंग, अब हम यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डालते हैं, देखिए खुद ब खुद वो डॉलर साइन में उसको चेंज कर दे रहा है। देखिए डॉलर तो हम दे नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू डाल रहे हैं, और देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये ले रहा है। तो इन सारे को हम लोग इसका सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, ये नंबर के बाद राइट डाउन कॉर्नर में आपका एक छोटा सा ये एरो दिख रहा है, इस पर हम क्लिक किए, एक्सपैंड हो गया ये। अब एक्सपैंड होने के बाद हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, करेंसी ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग हम कर रहे थे, अकाउंटिंग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, डेसिमल प्लेस का वैल्यू मांग रहा है, हमें कितना प्लेस वैल्यू चाहिए, 2 ही रखते हैं। सिंबल अगर हम यहाँ से कुछ लेना चाहें तो इतने सारे सिंबल्स हैं, मे बी यहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं हो, नहीं है इंडियन करेंसी अभी यहाँ पे इस वाले वर्जन में नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो न्यूअर जो हायर वर्जन है ना, उन सारे वर्जन में आप अगर आप चेक करिएगा यहाँ से जा करके, तो वहां पे आपको इंडियन करेंसी भी दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको सेट कर सकते हैं, इसके डेसिमल पॉइंट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग हटा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो सेल हम रख रहे हैं, इस सेल का हम टाइप क्या रखना चाहते हैं, डेट टाइप का रखना चाहते हैं, किस तरीके का डेट लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वैल्यू हमने लिखा था उसको किसने क्या मान लिया, 6 जनवरी इसने ले लिया, जबकि मेरे सिस्टम का डेट तो ये है नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है कि चेंज कर ले रहा है। अब मान लीजिए कि मेरा ये वैल्यू यहाँ पे हमने दिया है 4555, अब इसको देखिए ये चेंज करके क्या लेके आता है, इसको हम क्या कर देते हैं, डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा रख देते हैं एंड ओके। तो ये क्या कर रहा है कि कुछ वैल्यू उसको मिल नहीं रहा है, तो जो भी वैल्यू उसको एप्रोप्रिएट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको दे दे रहा है। अगर आप पूरा डेट का फॉर्मेट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट डाल दो और उसके बाद बस सेटिंग कर दो डेट, तो वो खुद ब खुद उसको क्या करेगा कि आपको वो लेता जाएगा। नेक्स्ट तो हमने बात कर लिया रो एंड कॉलम की। यहाँ पर आप देखिए कि एक बार दिखा रहा है, इसको हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। आप देखे होंगे कि जब हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे थे, किस वाले सेल में लिखे थे, इस वाले सेल में, तो लिखे थे ना, कर दिए थे इसको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सम, तो ये
फॉर्मूला जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ भी राइट होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप सेल में नहीं लिखना चाहते हो, मान लो ये सेल का साइज छोटा है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, वो दिख नहीं रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, तो बस यहाँ से आप सेल सेलेक्ट कर लो। सेल सेलेक्ट कर लिए और आकर के यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला को राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यहाँ राइट करो तो यहाँ राइट होगा, या फिर यहाँ राइट कर रहे हैं तो वो वहां राइट होगा। आपका बेसिकली ये फॉर्मूला बार है जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला को वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। ये एरिया आपका क्या करता है कि जितने भी पॉसिबल आपके फॉर्मूलाज है उन सारे फॉर्मूलाज को ये दिखाएगा। लेकिन ये काम कब करेगा फॉर्मूला के लिए, ये फॉर्मूला के लिए तब काम करेगा जब हम इस फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे किसी फॉर्मूला को हमने नहीं लिखा है, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ से हटा देते हैं, तब यहाँ पर आप देखिए सिर्फ सेल के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया है उस सेल के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये हमें दिखा रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने A2 को सेलेक्ट किया है। एक चीज और आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये जो नेम है A2 लिखा हुआ है। A2 क्यों है, यानी कि कॉलम A रो नंबर 2 सेल का हम लोग नंबरिंग इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम सेल सेलेक्ट करते हैं हमारा MS एक्सेल खुद ब खुद अपने आप को वो एक नाम दे देता है, जिसका नाम क्या होता है, रो एंड कॉलम। क्योंकि एक सेल की बात कर रहे हैं हम, एक सेल, और सेल किस चीज से क्रिएट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम का, है ना। यानी कि अगर हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं तो सिंगल से क्या कंटेन कर रहा है, वो सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम को कंटेन कर रहा है। लेकिन वो एक बॉक्स की तरह होता है जिसको हम लोग MS एक्सेल के टर्म में क्या बात उसको बोलते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, MS वर्ड में हम लोग जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे तो उसका जो भी डिफॉल्ट नेम हम कह सकते हैं उस पेज का डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता था। उसी तरीके से हमारा MS एक्सेल जैसे ही हम ओपन करेंगे तो MS एक्सेल क्या होता है, ये बुक 1 के नाम से इसका नेम आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये लाइक अ बुक ही है, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें। पेजेस कहने का क्या मतलब कि सीट, हम लोग बोलते हैं ना कि अगर सिंगल पेज है मेरे पास तो उस पेज को हम लोग सीट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल टर्म में बोलते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को जब कॉपी घट जाता है तो हम लोग सीट के नाम से बोलते हैं ना कि मैम सीट दीजिए या फिर कुछ ऐसा। तो सीट क्या है, सिंगल पेज है। तो बुक के नाम से हम लोग MS एक्सेल को क्यों जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पेजेस इसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं कि आप कितने नंबर ऑफ पेजेस डाल सकते हैं। तो जो इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं उन सारे पेजेस को हम लोग सीट के नाम से जानते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, और आप एक MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट फाइल में आप मल्टीपल पेजेस रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपने कॉलेज का एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है जिसमें हमें क्या करना है कि 3 बुक बनाना है। ठीक है, 3 बुक किस किस नाम से बनाना है, एक BBM के नाम से, एक BCE के नाम से और एक BSc IT के नाम से। ठीक है, 3 कोर्सेज है मेरे पास, 3 हो गए। तो जब हम ये 3 बुक क्रिएट कर रहे हैं, 3 बुक हमने क्रिएट कर लिया, इन तीनों बुक के अंदर 3 सीट्स भी तो होने चाहिए ना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं कि एक BCA के नाम से बुक बनाते हैं और उस बुक में BCA 1, BCA 2 एंड BCA 3 के नाम से क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग नाम क्रिएट करवा रहे हैं। ओके, डिफॉल्ट नेम आपका सीट का नंबरिंग में आता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप चाहें तो इसके नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे आप लोग चेंज करेंगे, सीट के ऊपर जाकर के अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका एक छोटा सा विंडो पॉप ऑन होगा। इस पे हम लोग रीनेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए रीनेम के लिए आ गया। मान लीजिए हम लिख देते हैं BCA 3। ओके, हमने इसका नाम क्या रख दिया, BCA 3। अभी हम किस सीट में है, अभी हम सीट 3 में है। सीट पता कैसे चलेगा कि हम किस सीट पे वर्क कर रहे हैं, तो जो सीट आपका वर्किंग सीट होगा वो थोड़ा बोल्ड आपको दिखेगा। ओके, अगर हमें सीट ऐड करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं सीट। एक प्रोसेस
दूसरा प्रोसेस कि यहाँ से हम लोग जिस भी लोकेशन पे, मान लीजिए कि हमने इंड में नहीं करना है, यहाँ करना है। एक चीज और यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे अगर हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, सॉरी, इंसर्ट, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट सीट का ऑप्शन, नहीं दे रहा है। ये इंसर्ट जो दे रहा है ना, किस चीज के लिए ये दे रहा है, इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें कुछ इंसर्ट करना है, वर्कशीट इंसर्ट करना है या फिर क्या, वर्कशीट हमें इंसर्ट करना है मान लीजिए। ओके, देखिए 5 वर्कशीट यहाँ इंसर्ट हो गया, 4 था, 4 के बाद ऐसा नहीं है कि 2 के पहले अगर हमने इंसर्ट किया है तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, 2 नहीं। जब भी हम नया इंसर्ट करेंगे सीट, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे अपने पूरे बुक में इंसर्ट करेंगे तो आपका वो क्या करेगा कि कंटिन्यू करेगा अपने नेम को, जो लास्ट सीट नंबर है उस सीट नंबर के आगे का सीट नंबर वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब इस एमएस एक्सेल के सीट को हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेव के लिए 2 ऑप्शन देता है। हमें 2 चीज सेव करना होता है इसमें। पहला तो कि क्या सेव करना है हमें, बुक हमने सेव कर दिया, मान लीजिए कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर ही इसे सेव कर रहे हैं, सेव कर दिया हमने। ठीक है, और सेव एज से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमें दूसरे नाम से इसे सेव करना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नंबर में हमने ये देख लिया कि कस्टम से इसे हम कैसे सेट करते हैं। हम मान लीजिए कि नंबर ले लेते हैं और नंबर का जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 17 कर लिया हमने। ओके ओके, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू देते हैं। तो देखिए इसने क्या किया कि इतने सारे जीरो दे दिए, इन सारे जीरो को भी हमें डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करा सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से क्या है, डिक्रीज डेसिमल वैल्यू और इंक्रीज डेसिमल वैल्यू। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं कि इसको हटा सकते हैं। देखिए जैसे हमने वहां से हटाया तो यहाँ से भी वैल्यू क्या हो गए, कम हो गया। हमने 10 डाला था, 10 से हटा के हमने 7 कर दिया। ये खुद ब खुद मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ये वर्ड को यहाँ से कर रहे हैं तो दूसरे प्लेस से नहीं होगा, नहीं, सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर हम ये वर्क यहाँ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे लोकेशन पे जहां से भी हमने सेटिंग किया है उस सेटिंग से भी क्या होगा कि उसको वो चेंज करता जाता है। आज तो हम सिर्फ बेसिक्स ही देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जितने भी फंक्शंस और फॉर्मूलाज है उन सारे फॉर्मूलाज को करके देखेंगे कि क्या क्या है ये सब। ठीक है, अलाइनमेंट ऑप्शन में यहाँ पे 3 नए अलाइनमेंट दिए गए हैं। पिछले क्लास में हमने 4 पढ़ा था, क्या 4 पढ़ा था, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर्ड। ठीक है, जस्टिफाई को यहाँ से हटा दिया गया, जस्टिफाई का यहाँ काम नहीं था। और 3 इसमें ऐड किया गया है, क्या, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, ये क्यों, ये इसलिए कि मान लीजिए कि ये जो सेल है, इन सारे सेल को हमने इसको सेल को बड़ा कर दिया,
कि देखिए हम सेल फाइल को क्या कर रहे हैं ना, एक्सपैंड कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, एक्सपैंड कर दिए। अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ये डिफॉल्ट मेरा अभी कौन सा सिलेक्टेड है, ये मान लीजिए हमें ये चाहिए, तो इसके पहले इसको हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस सेल में ना, सेल में हम जो भी एडिटिंग करते हैं ना, हमको पहले एडिटिंग फॉर्मेशन कर लेना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसको करते हैं। अगर हम बाद में कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने ये एडिट कर दिया, तो ये ऑप्शन ही हाईलाइटेड नहीं है। मीन्स कि अगर जब भी हम लोग वर्ड में क्या था कि हम पहले या बाद में किसी भी तरीके का इफेक्ट डाल सकते थे, लेकिन एमएस एक्सेल में क्या हो रहा है कि जो भी इफेक्ट हमें डालना है ना, तो सेल में लिखने से पहले, यानी जो भी फॉर्मेटिंग हमें करना है, उसका अलाइनमेंट कैसा देना है हमें, वो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले ही दे रहे हैं कि हाँ आपको इस तरीके से ये करना है। तो ये 3 अलाइनमेंट्स जो है, ये पता चला क्या वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम इसको आकर के चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, नीचे में लिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रो है मेरा, अगर इस रो को हम एक्सपैंड कर दिए यहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए, नहीं, ये रो इंटायर रो, यानी कि जहां तक ये रो जा रहा है, यानी कि इस रो के कितने सारे कॉलम्स होंगे, 16,000, वो सारे के सारे 16,000 के ये जो कॉलम है, इन सारे कॉलम्स के लिए रो का साइज आपका इतना हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कॉलम को एक्सपेंड कराते हैं, तो कॉलम की भी एक्सपेंडिंग में यही बात हो रही है कि जैसे हम इसको एक्सपेंड करा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये इंटायर रो के लिए, यानी कि जहां तक हमारा ये कॉलम जा रहा है, वहां तक के लिए इसके साइज को फिक्स कर दिया गया है। अगर इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये जो सेल का लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम जाएंगे, तो देखिए हमारे कर्सर का डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेल बनता है हमारा, इस